नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान की अगली कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी पढ़ रहे थे आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 पढ़ रहे थे और आर्टिकल 15 में हमने आर्टिकल 15(1) पढ़ लिया था, 15(2) पढ़ लिया था, 15(3) पढ़ लिया था। राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15(1) में 15(2) में कहा निजी संस्थान, होटल, भोजनालय, मंदिर, सार्वजनिक स्थान, तालाब, कुएं इत्यादि पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें ये 5 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, और क्रम भी ये का यही होना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान में यही क्रम बताया गया है। और 2 समानता की बातों के बाद 15(3) में थोड़ी सी नई बात कही, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अब बात है 15(4) की, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यह आरक्षण मूल संविधान में नहीं था। ये कैसे आया? एक मामला था जो पिछले वीडियो में मैं बता ही रहा था कि उस टाइम अचानक कोई टेक्निकल समस्या की वजह से वीडियो बंद हो गया था। चंपाकरण दोराईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद, बनाम मद्रास राज्यवाद। अब इस वाद में क्या हुआ? चंपाकरण दोराईराजन का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां कुछ विशेष जाति के लोगों को वरीयता दी गई थी। तो चंपाकरण दोराईराजन मद्रास राज्यवाद में ये हाईकोर्ट में गई। तो इस वाद में चंपाकरण दोराईराजन नाम की एक बच्ची थी, वो गई भाई मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन कीजिए। मेडिकल कॉलेज वालों ने कहा बालिका तेरा एडमिशन नहीं हो सकता। बोले मेरे तो जिनका एडमिशन हुआ है उनसे नंबर ज्यादा है। बोले बालिका यहाँ कुछ विशेष वर्ग के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। उसने कहा ऐसे कैसे, अब तो भारत आजाद हो चुका है। आर्टिकल 15(1) में 15(2) में बात लिखी गई है कि किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और वो बच्ची जो थी वो उस वाद को लेकर हाईकोर्ट चली गई, मद्रास हाईकोर्ट में, और वहां पर ये केस दर्ज हुआ चंपाकरण दोराईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद में। और इसके अंदर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि वहां पर जो तमिलनाडु उस वक्त मद्रास राज्य था, वहां पर जो विशेष आरक्षण दिया गया है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को लेकर, वो संविधान सम्मत नहीं है, वो निरस्त किया जाए। तो ऐसी स्थिति में चंपाकरण दोराईराजन वाद के अंदर आरक्षण को चुनौती दी गई। लेकिन वहीं पर प्रथम संविधान संशोधन, क्योंकि सरकार को तो समाज के पिछड़े और दलित वर्ग का उत्थान करना था, तो सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 15(4) नामक धारा जोड़ी और कहा कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक, ध्यान रखना यह आर्थिक की बात नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति जनजाति, ये भी नाम संविधान में लिखा गया है, पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाएं भी बना सकता है। और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए उनके लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। उनके लिए क्या किया गया है? विशेष प्रावधान किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। ये कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया प्रवेश की बात। फिर सरकार SC/ST के लिए योजनाएं जो बनाती है, कोई छात्रवृत्ति की और की, वो आवास की बना सकती है, क्योंकि वो भी 15(4) में जोड़ दिया कि सरकार इनके उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम भी चला सकती है। भाई चाहे सरकार चाहिए तो, जैसे सविताबेन अम्बेडकर योजना चल रही है, आवास योजनाएं चल रही है, जनजाति कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम चल रहा है ना। तो ये जो कार्यक्रम है ये आर्टिकल 15(4) के तहत चल रहे हैं साथियों। किसके तहत चल रहे हैं? 15(4) के तहत। क्लियर?
अब ये तो हो गया जी आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति का। अब आपको पता है 1989 में वीपी सिंह की सरकार थी। उससे पहले आपको मैंने बताया था 1979 में 79 में मोरारजी देसाई की सरकार में वीपी मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था। और उसमें जो समाज में जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनके अध्ययन के लिए वो मंडल आयोग बनाया गया था कि उनकी स्थिति की समीक्षा करके सरकार को अवगत करवाया जाए। उनकी स्थिति की समीक्षा करके सरकार को अवगत कराओ भाई ये जो पिछड़ी जातियां हैं ये वास्तव में कितनी पिछड़ी है, इनको भी कुछ उत्थान की जरूरत है क्या। तो बिंदेश्वर प्रसाद मंडल ने 1980 में अपनी सिफारिश दी और वो सिफारिशें 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया किसने? वीपी सिंह सरकार ने। वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया? आरक्षण का प्रावधान किया। घोषणा कर दी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, उसमें ये जातियां रहेगी जो भी है, ठीक है। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? इसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2006 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 15(5) नामक धारा जोड़ी गई। ध्यान देना, 2006 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ी? 15(5) नाम की धारा जोड़ी। 15(4) तो पहले अनुसूचित जाति जनजाति में जुड़ गई, ये जोड़ी है 15(5) नाम की धारा। और इस धारा में यह कहा कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, ठीक है। और किन किन शिक्षण संस्थानों में? निजी में, अनुदानित और गैर अनुदानित। निजी अनुदानित जिनको सरकार ऐड दे रही है, सरकार के पैसे से वो संस्थाएं चल रही है, वहां पर आरक्षण लागू हो सकता है। गैर अनुदानित शिक्षण संस्थान है वहां पे हो सकता है। आपको पता है आरटी एक्ट के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009, उसके तहत सरकार 25% सीटों पर जो एडमिशन होते हैं उन पे सरकार पुनर्भरण राशि देती है, मतलब सरकार फीस देती है उनकी। तो वहां पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया, क्योंकि पैसा सरकार का, तो सरकार भाई उसमें तो आरक्षण देगी। आगे बात समझ में? तो यह सब मामला चला। ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण मिल गया कब? 93वां संविधान संशोधन। किसमें? 93वां संविधान, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। कब? 2006 में। याद रखना साथियों, कब? 2006 में 15(4) SC/ST रिजर्वेशन एडमिशन में, प्रवेश में, है ना। 15(5) ओबीसी रिजर्वेशन, कहां पर? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में, कॉलेज है, स्कूल है, वहां पर 15(5). आगे बात समझ में? अब वही बात है, कुछ जब होता है तो एक वर्ग को फायदा, भारत में तो वर्ग विभिन्नता है ही है। अब ओबीसी के आरक्षण को चुनौती दी अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघवाद 2008 के द्वारा। 93वां संविधान संशोधन को चुनौती दी कि शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण को चुनौती दी गई, भाई ये गलत दिया गया है, और ये याचिका चुनौती खारिज कर दी गई, चुनौती खारिज कर दी गई। तो यह है कि ओबीसी का आरक्षण जो प्रवेश के लिए दिया गया था वो कब दिया? 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2006 में। संवैधानिक स्थिति क्या है? 15(5). क्या यही नौकरियों में आरक्षण है? नहीं, ये सिर्फ एडमिशन में आरक्षण है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का आरक्षण है। नौकरियों में आरक्षण वो 16(5) में है, वो वहां आगे आएगा 16वें के अंदर। और अशोक कुमार ठाकुरवाद के द्वारा 2008 में 93वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, और वो चुनौती क्या हो गई साथियों? खारिज हो गई। क्लियर? अब देश में एक मुद्दा उठा कि क्या गरीबी जाति देखकर आती है? क्या गरीबी जाति देखकर आती है? तो गरीब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ कीजिए। तो नरसिम्हा राव सरकार ने एक बार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण दे दिया था, लेकिन उसे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक दो ही बातों पे मिलता है, आर्थिक आधार पे संविधान में नहीं है। आपने आरक्षण दिया है, आपकी आरक्षण गैर संवैधानिक है, खारिज किया जाता है।
क्या किया जाता है, खारिज किया जाता है। आई बात समझ में? तो कुल मिला के देखो भाई, आज इतनी बड़ी सरकार आर्थिक नाम जोड़े बिना आरक्षण दे दिया। या तो खुद को ज्ञान नहीं था और या पब्लिक को गोली दी थी, कुछ ना कुछ तो किया ही था। अब ये मामला आया आगे 2019 के अंदर मोदी सरकार के पास में। तो मोदी सरकार ने सबसे पहले तो सामाजिक शैक्षणिक के साथ आर्थिक पिछड़ापन शब्द को जोड़ा, ताकि हम आरक्षण दें तो वो गैर संवैधानिक ना हो जाए। कहीं फिर सुप्रीम कोर्ट वाले कह दें कि साहब आपने तो गलत दिया है, हम इसे खारिज करते हैं। जनता को कहें देखो साहब हमने तो आरक्षण दे दिया, गड़बड़ तो सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, वोट हमें दो, उनको मत देना। अब उनको कौन वोट देता है भाई? वोट तो आपको देंगे, आप सही तरीके से दो ना, कोई चीज देनी है वो, है ना। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में 15(6) नाम का आर्टिकल जोड़ा गया और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथियों, कितना? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया और इस प्रकार से 15वां आर्टिकल अपना पूरा हुआ। 15वां आर्टिकल अपना पूरा हुआ। ये सभी थे प्रवेश से संबंधित आरक्षण की बातें। 15वां आर्टिकल हालांकि पिछले वीडियो में पूरा करना था, 10 मिनट का वीडियो बच गया था, कुछ तकनीकी समस्या आई थी और अचानक से वीडियो बंद हो गया। ठीक है, अब अपना अगला है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है? यह है अवसर। अब काहे का अवसर? किस चीज का अवसर? अरे भाई, रोजगार पाने का अवसर, सुविधा पाने का अवसर, कोई भी अवसर, नौकरी पाने का अवसर, इसे आप नौकरी का अवसर समझिए। मेन अवसर की समानता, ठीक है ना, अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16(1) में यह कहा गया है कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। समझ में आई बात? लोक नियोजन, लोक का मतलब है सरकारी और नियोजन का मतलब है वहां पर हम लोगों को लगाएं, नियोजित करें किसी काम के लिए। किसी को मास्टर लगाएं, किसी को डॉक्टर लगाएं, किसी को चपरासी लगाएं, किसी को अधिकारी लगाएं। वो जो हम लगा रहे हैं जनता की सेवा के लिए आप लोगों को, तो वहां पर किसको लगाएंगे? सबको समान अवसर मिलेगा, सबको समान अवसर मिलेगा। अब तुम लोग सब सोच रहे होंगे कि समान अवसर की बात कर रहे हैं, कहां है समान अवसर? अरे भाई, विधि का समान संरक्षण को मत बोलो, विधि का समान संरक्षण वो भी आप आगे आएगा। विधि का समान संरक्षण आएगा, ठीक है, ये तो है विधि के समक्ष समानता, सबको समान अवसर है, लेकिन सबको समान थोड़ी हो सकता है। लोक नियोजन में किसी व्यक्ति को धर्म, लोक नियोजन, लोक नियोजन समझ लेना, जनता के हित के लिए सरकार जिस किसी को काम में लगाती है, कि आपको डॉक्टर बन के सेवा करनी है, आपको मास्टर बन के करनी है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास, कितना आ गया रे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि साहब तू तो फला धर्म का है, तेरे को हम नौकरी नहीं देंगे। भाई तू तो ये तेरा, तू वहां का नहीं, हमारे राजस्थान का नहीं है, तू तो गुजरात का है, हम नौकरी नहीं देंगे। जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे या निवास के आधार पे, कि हम तो उस कॉलोनी वालों को नौकरी पे रखते हैं, इस गरीब मोहल्ले वालों को नौकरी पे नहीं रखते, ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो, सोलह 2 तक मामला ठीक ठाक चल रहा है। 15(1), 15(2) में भी मामला ठीक ठाक चला था। 15(3) में क्या कहा था? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। और यहां पे 16 में यह कह दिया कि संसद किसी पिछड़े क्षेत्र की स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकती है। मामला डाल दिया गड़बड़ में। अब राजस्थान सरकार में को चाहिए कि वो नौकरी राजस्थान वालों को दे, वो बाहर वालों को क्यों दे भाई? वोट राजस्थान वालों से लेने हैं, है ना। यूपी वाले चाहेंगे नौकरी हमारे वालों को मिले, हम आप नौकरियां जब निकाल रहे हैं तो उसका फायदा हमें मिलना चाहिए, वोट तो यूपी वाले देंगे ना, वहां की सरकार तो इस प्रकार से करेगी। तो यहां पर एक सरकार ने थोड़ा सा लोचा अड़ा दिया कि संसद कोई पिछड़ा क्षेत्र है ना, कि साहब यहाँ के लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं और वहां पर नौकरी कोई बाहर का आदमी करेगा तो लोगों को अधिकारों का पता ही नहीं है, उसका काम तो है जनता की सेवा करना, कल को कहीं वो आके दादागिरी ना करने बैठ जाए, क्या दादागिरी करने ना लग जाए। तो वहां पर यह कह दिया कि नहीं साहब, यहाँ का मास्टर इन्हीं के बीच में से आएगा, यहाँ का डॉक्टर इनके बीच में से आएगा, बाहर के डॉक्टर को, मास्टर को, अफसर को नहीं लगाएंगे।
मतलब किसी पिछड़े क्षेत्र की सरकारी नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकता है कि यहां वालों को ही हम नौकरी देंगे, बाहर वालों को नौकरी नहीं देंगे। क्लियर। 16(3) में थोड़ा सा मामला समानता से असमानता की ओर गया, मतलब विधि की समानता से विधि का समान संरक्षण की ओर गया या नहीं। इक्विटी बिफोर द लॉ। अब आ गया 16(4). 16(4) में क्या बात कही? 16(3) में संसद विधि बनाकर निवास की बाध्यता को समाप्त कर सकती है। 16(4) में क्या कही कि राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित कर सकता है। कोई समाज की ऐसी आबादी जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ना। तो देखो, वैसे देखें तो अफसर की, अधिकारी की, लोक सेवक की कोई जाति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो जो उसकी सीध में आ गया उसको अपने दायित्व की पूर्ति करनी है। उसको ये देख के थोड़ी करना है कि जो मेरे पास मांग लेके आया वो किस जाति का, मेरी जाति का है कि दूसरी जाति का है। तो लोक सेवक की कोई जाति होनी नहीं चाहिए, वो सिर्फ भारतीय और भारतीय होके हर आदमी का निष्पक्षता से कार्य करे। दायित्व तो यही बनता है। फिर भी कल को कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होके और कोई ऐसा काम करे कि दूसरी जाति का अहित करे, तो वहां पर थोड़ा ये लोचा डाला है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, यहां पर भी कौन सी बातें कही है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में जिनका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। उनके लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। आया मामला समझ में? आया मामला समझ में? 16(4) तक आते आते SC ST का एडमिशन में नौकरियों में आरक्षण आ गया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति जनजाति, विशेष तौर से ये लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति। अब देखो, इसमें नौकरी में आरक्षण दिया गया। अब 4 आर्टिकल है जो हमें समझने हैं। आर्टिकल 77, 85, 81 और 82, ये 4 आर्टिकल हमें समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 आर्टिकल कौन कौन से समझने हैं हमें? 77, 85, 81 और 82, ये हमें विशेष तौर से समझने हैं, इन्हें ढंग से पढ़ना है। आई बात समझ में? अब देखो क्या हुआ, शुरू में नौकरी में आरक्षण दिया गया, लेकिन 77वें संविधान संशोधन 1995, 77वें संविधान संशोधन 1995 में पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया। पदोन्नति का मतलब यह हुआ कि यदि समय के साथ साथ में उस व्यक्ति को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है अनुभव के आधार पर, तो वहां पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। मैंने बोला ना 77, 85, 81 और 82, ठीक है। अब समझिए 2001 में 85वां संविधान संशोधन आया और पदोन्नति में होने वाले आरक्षण के साथ वरिष्ठता या सीनियरिटी भी प्राप्त होगी। यह मामला भी आपको समझ में नहीं आया, इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए 1990 में 2 व्यक्तियों की भर्ती हुई। ए व्यक्ति की रैंक थी 15 और बी व्यक्ति की रैंक थी 205। अब रैंक के हिसाब से हम देखें, ए वाला रैंक में आगे है तो ये सीनियरिटी को प्राप्त होना चाहिए, और बी वाला रैंक में पीछे है, वो सीनियरिटी को प्राप्त नहीं हुआ। ये दोनों लगे हैं भाई साहब, दोनों के दोनों तहसीलदार। क्या लगे हैं? मान लीजिए दोनों तहसीलदार लग गए। अब क्या हुआ, बी वाला ये व्यक्ति सपोज कीजिए जनरल का है और ये व्यक्ति है वो एससी का है। अब इनमें रिजर्वेशन की वजह से इसका जैसे ही प्रमोशन हुआ, क्या हुआ? प्रमोशन। और 1995 के अंदर बी वाले भाई साहब एसडीएम बन गए। बी वाले भाई साहब क्या बन गए? एसडीएम बन गए। अब 2000 तक आते आते ए वालों का भी नंबर आया और ए वाले भी एसडीएम बन गए। क्या बन गए? एसडीएम।
अब दोनों एसडीएम बने हुए बैठे हैं। ए वाले भाई साहब कहते हैं मैं तेरे से सीनियर हूं, बी वाले कहते हैं काय का सीनियर भाई, तेरे से पहले मैं नौकरी में आया, 1995 में एसडीएम बना हूं, तू मेरे से बाद में कल बना है एसडीएम। आई बात समझ में? तो ये विवाद ऑफिसों में होने लग गया, ये ऑफिसों में होने लग गया। अब ये बोला मैं सीनियर हूं क्योंकि मेरी रैंक 15वीं थी, बोले वो शुरू में थी, अब जो है वो मैं 1995 में बना हूं, तू 2001 में बना है, तो सीनियर मैं हूं। तो यहां पे ये इन्होंने क्लियर किया कि कौन सीनियर है। इन्होंने कहा बी एसडीएम पहले बना है, बी सीनियर है, ए एसडीएम बाद में बना है, ए सीनियर नहीं है। मतलब ये हुआ 85वां संविधान संशोधन कहता है पदोन्नति में होने वाले आरक्षण के साथ साथ में पदोन्नति में हो गई कोई बात नहीं, लेकिन सीनियरिटी भी मिलेगी। क्या मिलेगी? साथ में सीनियरिटी भी मिलेगी। ये बात आई 85वां संविधान संशोधन। और अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड वाद आया 2020 के अंदर, और पदोन्नति में आरक्षण को चुनौती दी गई। पदोन्नति में आरक्षण को क्या दी गई? चुनौती दी गई। तो पदोन्नति में इस वाद के अंदर फैसला आया कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 15/4 में केवल नौकरी प्रारंभिक भर्ती में आरक्षण का जो है वो हक दिया गया है। पदोन्नति में आरक्षण सरकार यदि करती है तो कर सकती है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है। मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड वाद 2020 में यह बात कही गई है। मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड वाद 2020 में यह बात कही गई है। अब आया कि बैकलॉग, आर्टिकल 77, आर्टिकल 85, आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में यह बात कही गई है बैकलॉग की भर्ती करते समय आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा पार हो सकती है, क्योंकि एक इंदिरा साहनी वाद आगे हम पढ़ेंगे 1992, उसमें यह कहा गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से पार नहीं हो सकती। आरक्षण की सीमा 50% से पार नहीं हो सकती, ये बात इंदिरा साहनी वाद में कही थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बैकलॉग की भर्ती करते समय आरक्षण 50% से पार हो सकता है। अब आप समझिए ये बैकलॉग की भर्ती क्या होती है। बैकलॉग की भर्ती को आप समझिएगा, देखिए सपोज कीजिए एक भर्ती आई 1998 में और उस भर्ती के अंदर 200 सीट थी, जिसमें से SC ST की 50 सीट खाली रह गई। 50 सीट क्या रह गई? खाली रह गई। कोई न्यूनतम अंक का या जो भी चक्कर था जिस वजह से खाली रह गई। अब नेक्स्ट भर्ती आई 2000 के अंदर, इस भर्ती में 200 सीट थी। इस 200 सीट में से रिजर्व सीट थी, कितनी होनी चाहिए? 100। भाई 50% सीट रिजर्व माने तो 100 सीट रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन पिछली भर्ती की 50 भी तो पेंडिंग पड़ी है, वो 50 और इसमें भर्ती करके वैकेंसी निकाली है 250 सीट की। जनता को कितनी दिख रही है? 250। लेकिन वो 50 सीट किसकी है? बैकलॉग की है ना, पिछली भर्ती की है। तो 50 सीट और आती है। अब रिजर्व सीट कितनी हो गई? 150। पब्लिक कह रही है भाई साहब 250 में से 150 कैसे हुई आरक्षित? 125 से ऊपर तो जानी नहीं चाहिए, इंदिरा साहनी वाद में कहा है। लेकिन ये बोले नहीं, 81वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बात क्लियर कर दी है कि बैकलॉग की भर्ती करते समय आरक्षण 50% से ज्यादा पार कर सकते हैं। तो 77 पदोन्नति में आरक्षण, 85 पदोन्नति में आरक्षण के बाद में सीनियरिटी भी प्राप्त होगी। पदोन्नति में आरक्षण के बाद में क्या मिलेगी? सीनियरिटी भी मिलेगी। 2001 में अटल बिहारी सरकार के अंदर यह मामला था, और यह किसमें था? PV नरसिम्हा राव की सरकार के समय मामला था। और तीसरा, बैकलॉग की भर्ती में 2000 के अंदर यह मामला अटल बिहारी जी के समय में था कि आरक्षण की सीमा 50% से पार हो सकती है। साथियों, आई बात समझ में? अब अगली है 82वां थोड़ा सा समझने वाला है। 82वां शायद हमने इसमें नीचे लिया है, ये रहा यहां पे। देखो, मूल संविधान में एक आर्टिकल था 335। मूल संविधान में एक आर्टिकल है 335। ये कहा गया है कि ठीक है, आप समाज के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कीजिए, लेकिन प्रशासनिक कौशल को ध्यान में रखिए। प्रशासनिक कौशल को ध्यान में रखिए। आई बात समझ में? प्रशासनिक कौशल को ध्यान में रखिए।
प्रशासनिक कौशल का मतलब योग्यता को मत बोलिए कि भाई आपने रिजर्वेशन दिया है, लेकिन ये भी देखिए भाई कम से कम उस पद पे रहने लायक, वो काम तो करने लायक होना चाहिए इंसान, ठीक है ना, उसे आप मत बोलिए। लेकिन सन 2000 में ये भी वाजपेयी साहब के समय में आया हुआ है, चलो इसका तो क्या लिखें, वाजपेयी जी के समय 82वां संविधान संशोधन आया और इसमें यह कहा कि आर्टिकल 335 में यह प्रावधान किया गया है कि SC ST को, आर्टिकल 335 में प्रशासनिक दक्षता की बात कही गई है, तो SC ST को मिनिमम मार्क्स में हम छूट दे सकते हैं। हम कहते हैं कि बाकी को पास होने के लिए कम से कम 40% नंबर चाहिए, मान लीजिए, तो SC ST को हम पास होने का मामला कम भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या है कि मिनिमम मार्क्स में छूट दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हालांकि खारिज कर दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी सरकार आरक्षण दे, पहले तो देखिए, जब तक तो मोदी सरकार ने वो 2019 वाला आर्थिक शब्द तो जोड़ा ही नहीं था, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन की संविधान के नीति निर्देशक तत्वों और मूल भावना के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दीजिए, एक बात। दूसरा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, जैसे कोई वर्ग है जिसका सरकारी सेवा में या उनको पूरा अवसर नहीं मिला है, उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो इसके आधार पर भी दीजिए। और तीसरा, प्रशासनिक दक्षता का जरूर ध्यान रखिए भाई साहब, ऐसा नहीं कि हम आरक्षण में कोई कहे -10 नंबर वाला गणित पढ़ाएगा, है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम चाहिए कि सभी का प्रतिनिधित्व सबको मिले, कोई पीछे ना रहे। यदि कोई सदियों तक पीछे रहा है तो उसको आगे लाने का हम पूरी कोशिश करें, लेकिन थोड़ा प्रशासनिक दक्षता पे भी काम ध्यान रखें, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, कौन से मामले में? 335 के अंतर्गत जो 82वां संविधान संशोधन है, उसको एक तरह से चुनौती प्रस्तुत हुई, उस वक्त की बात है। आगे बात समझ में? 170वां, देखो 170वां एक संविधान संशोधन विधेयक आया था। ये 170वां संविधान संशोधन नहीं है, संविधान संशोधन तो अब तक लगभग 105 ही हुए हैं, 106वां भी अभी बस चल रहा है। 170वां संविधान संशोधन विधेयक, आप कहेंगे विधेयक में और इसमें क्या फर्क है? देखो, संविधान संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक आते हैं, पहला विधेयक आ गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, वो विधेयक पारित होगा तो संविधान संशोधन होगा, है ना। तो विधेयक तो आए मान लो 100, अब गोली चली 100, लगी 30। आई बात समझ में? ऐसे समझिए कि संविधान संशोधन विधेयक तो ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन कुछ खारिज हो गए, कुछ पारित ही नहीं हुए। तो पारित हुए वो तो है संविधान संशोधन, और जो पारित नहीं हुए वो भी संविधान संशोधन विधेयक तो हैं। तो 170वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द को हटाने को प्रस्तावित किया गया है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द को हटाइए, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द को हटाइए। आई बात समझ में? अभी ये हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें जो इसमें मैंने डाली है, देखो हमने कोशिश की है कि हम फुल डिटेल से सारा मैटर लें, हर एक केस, हर एक वाद आपको कई बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, वो सब चीजें हमने डालने की कोशिश की है। शुरू में शायद आपने 1-2 वीडियो देखे हैं तो संविधान जरूर थोड़ा बोर लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे से फैक्ट देखने को मिलेंगे, और यहाँ फालतू बातें कम और सिर्फ पढ़ाई की बात ज्यादा होती है। कुछ लोग क्या 2 लाइन पढ़ाते हैं, फिर मोटिवेशन आग लगा दो, धुआं निकाल दो, ऐसे नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, आराम से शांति से पढ़िए, कहीं आग धुएं के चक्कर में ऐसा भी नहीं हो कि असफलता के बाद में हम कुछ गलत कदम उठा बैठे। तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे के अंदर इतना भर दें कि बेटा बस लग जाओ और हम तुम्हें बिल्कुल ताड़ पे चढ़ा देंगे, ये कर देंगे। पता चलता है 1 घंटे की क्लास वीडियो होती है, पढ़ाते हैं 1 पेज, बाकी की बातें लाइक करें, शेयर करें, हमारा ऐप ज्वाइन करें, हमारी क्लासेज ये करें, वो करें, ऐसी बातें मैंने आज तक आपको इतने वीडियो में कभी नहीं कहा होगा कि हमारे इसको जी ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें। अरे भाई अच्छा लग रहा है आप पढ़ाइए, मेरा उद्देश्य है सिर्फ पढ़ाना। आई बात समझ में ना? ऐसी हम फालतू बातें नहीं करते हैं। तो आप लोगों को भी सिर्फ पढ़ाई पे ही, कर्म पे ही ध्यान दीजिए। मन में फालतू के अपने भाव भर लेते हैं ना, असफलता का भय भर लें, सफलता का जोश भर लें। अरे अभी हम मैदान में आए ही नहीं, उससे पहले हमने तमाम बातें भर ली खोपड़ी में, और कल को सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा?
अच्छा जी, ये डर आ गया पहले, अरे एक सिलेक्शन हो गया कल को, मैं ये हो गया वो हो गया तो क्या होगा। तो आगे हम देख रहे थे कि किस प्रकार से आरक्षण के प्रावधान को सरकार ने लागू किए। 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 81 और 82, और इसको चैलेंज किया गया नागराजनवाद। इसमें चैलेंज किया गया नागराजनवाद, और इसको अपने पढ़ लिया। अब देखो, अनुच्छेद 340 में संविधान के अंदर यह उल्लेखित किया गया था एकदम क्लियरली, इस आरक्षण जो दिया जाएगा, राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष के अंदर अंदर सामाजिक और शैक्षणिक, क्योंकि देखो आरक्षण का आधार दो था, एक सामाजिक और एक शैक्षणिक। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पता लगाने के लिए, क्योंकि देखो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान है, लेकिन पहले ये तो पता हो ना सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा कौन है, उसकी परिभाषा तो तय होनी चाहिए, उसके मानक तो तय होने चाहिए। तो पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन करेगा, ये बात हमारे संविधान 340 अनुच्छेद 340 में थी। संविधान के अंदर राष्ट्रपति 5 साल के अंदर अंदर करेगा, और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और 1953 में इसी आधार पे, 5 वर्ष हुए नहीं ना, अभी 3 ही साल हुए हैं, सरकार ने काका कालेरकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया साथियों, और इस आयोग का नाम था कलेरकर आयोग। क्या नाम था? कलेरकर आयोग, काका कलेरकर की अध्यक्षता में। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दे दी। चलो ये तो हो गया सरकार की, मतलब जो जिम्मेदारी थी कि 5 साल के अंदर अंदर करना है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने ये काम कर दिया। असली काम कब हुआ? जब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, उस वक्त बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग का नाम था मंडल आयोग। क्या नाम था? मंडल आयोग। तो ये भी एक बड़ा कदम था। मंडल आयोग ने भी देश की राजनीति में बड़ी उठापटक ला दी। मंडल आयोग ने 1980 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट कब दी? 1980 में। मंडल आयोग ने बताया कि भाई देश में कौन कौन सी जातियां अभी भी पिछड़ी हुई है, उन्हें कितना आरक्षण देना चाहिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मंडल आयोग की सिफारिश ने देश में भूचाल ला दिया। चलो कोई बात नहीं, 1980 में इन्होंने रिपोर्ट दी, लेकिन अभी रिपोर्ट लागू नहीं हुई, क्योंकि तुरंत लागू करने का मतलब था कि देश को आग के गोले पर बिठा देना, क्योंकि बड़ा ही देश में जो उठापटक बड़े वर्ग को आरक्षण देने का मतलब पूरे देश में, आपको पता है, विरोध की ज्वाला तो उठनी थी। बीपी सिंह की अध्यक्षता में, जो बीपी सिंह की सरकार थी, आपको पता है 1989 में बीपी सिंह की सरकार आ गई थी, उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया अगस्त 1990 में, और ओबीसी को आरक्षण दे दिया। केंद्र सरकार ने सामान्य मतलब 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दे दिया। किसको दे दिया? अन्य पिछड़ा वर्ग नाम से एक नई आरक्षण की श्रेणी बनाई गई, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास नाम से एक नई आरक्षण की श्रेणी बनाई गई, और केंद्र सरकार की भर्तियों में इन्हें 27% आरक्षण दे दिया, और राज्य सरकार की भर्तियों में हमारे राजस्थान में इनको 21% आरक्षण है। तो ये सब की सब कहानी लागू हुई, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गई, और यह सारा मामला चलता रहा। अब आपको पता ही है कि जब ओबीसी को आरक्षण दिया, तो इस आरक्षण को न्यायालय में चुनौती प्रस्तुत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट वाद हैं। ओबीसी के आरक्षण को चुनौती दी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, जिसे मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, जिसे मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसमें ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई। ठीक है। अब बात यह है कि यह आरक्षण दिया गया है, इसको कहा गया था भाई ये गैर संवैधानिक है, लेकिन इंदिरा साहनीवाद में इसे चुनौती दी, और जो रिजल्ट आया 1992 में, 16 नवंबर 1992 को इसमें निर्णय दिया, और ये कहा कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण संवैधानिक है, गैर संवैधानिक नहीं है। कैसा है वह? संवैधानिक है।
और आपको बता दें उसी वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की भी बात की थी और आरक्षण दिया जा रहा था। तो इन्होंने कहा ओबीसी का आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार भारतीय संविधान में ऑलरेडी उल्लेखित है। तो इस आधार पर यदि आप आरक्षण दे रहे हैं तो वो आरक्षण गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। ये बात कही इंदिरा साहनी वाद के निर्णय में। ठीक है, अगली बात क्या कही? अगली बात कही कि जो सामान्य वर्ग को आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं वो गैर संवैधानिक है। वो क्या है? असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पर भी सामान्य वर्ग के आरक्षण की जो बात कही गई है वो असंवैधानिक है, क्योंकि कहीं पर भी आर्थिक पिछड़ेपन की बात संविधान में कही गई नहीं है। आर्थिक पिछड़ेपन की बात संविधान में कही गई नहीं है। मतलब गरीब है वो पिछड़ा नहीं हो सकता। हमारा संविधान कहता है कि गरीब पिछड़ा नहीं हो सकता, पिछड़ापन केवल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से ही आता है, संविधान ये कहता है। लेकिन 2019 में बीजेपी सरकार ने, आपको पता है कि आर्थिक पिछड़ापन शब्द भी जोड़ा संविधान के अंदर और उसके आधार पर आरक्षण दिया था, 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को। फिर ये बात और कही कि पदोन्नति में जो आप आरक्षण दे रहे हैं वो कोई पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति में दें, नई भर्ती हो रही है उसमें दें तो ठीक है। लेकिन इंदिरा साहनी वाद में ये कहा कि आप प्रमोशन में जो आरक्षण देते हैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वो ठीक नहीं है। और दो बातें ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि आरक्षण कब देना चाहिए? केवल प्रारंभिक नियुक्ति के समय दीजिए, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। वर्तमान में तो आपको पता ही है 77वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भाई न्यायालय कुछ कहे, सरकार को न्यायालय जो करना है तो न्यायालय का फैसला पलटना पड़ेगा। पलटने के लिए संविधान संशोधन कर दो, आपकी सरकार है तो ठीक है। फिर यदि उन्होंने कुछ गलत किया आप न्यायालय में चले जाओ, न्यायालय फिर फैसला पलट देगा, सरकार फिर संविधान संशोधन कर देगी। मतलब कार्यपालिका और विधायिका के बीच में इस प्रकार की कंट्रोवर्सी चलती रहती है। भारत के संवैधानिक इतिहास में 75 साल से यही हो रहा है। ये कार्यपालिका है, ये कोई कानून पारित करती है, हो सकता है वो कानून संवैधानिक ना हो, लोग जाते हैं कहां जाएंगे फिर? न्यायपालिका में। न्यायपालिका फैसला देती है भाई साहब आपका कानून निरस्त कर रहे हैं, ये कहते हैं कोई नहीं उसको निरस्त कर दिया, क्योंकि इनको आधार है संवैधानिक समीक्षा करने का। इन्होंने कह दिया ये संविधान के सम्मत नहीं है तो इनकी बात सही है। तो बोले कोई बात नहीं, आपने ये कहा है हम उसमें थोड़ा तिया पांचा हल्का सा परिवर्तन करके नया पारित कर देंगे। तुम फैसला 10 साल में दोगे तब तक हमारा कानून चलता रहेगा, फिर नया फैसला दे देना, फिर हम नया कानून पारित कर देंगे, है ना। तो ऐसा करके कहानी लगातार चल रही है। आरक्षण की अधिकतम सीमा, चौथी बात कही इंदिरा साहनी वाद में कि 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% ही होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। अब वो विशेष परिस्थितियों वाला लोचा डाल दिया और वहां उसका परिवर्तन भी हुआ। एक बात और कही कि क्रीमी लेयर्स को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अब ये क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर, अब एक बात बताइए, आप दूध लेते हैं, दूध की दुकान पे गए, बोले भाई साहब दूध क्या भाव है? अगले ने कहा दूध है जी 60 रुपए किलो। आपने कहा भाई साहब आप ये ऊपर ऊपर वाला मलाई वाला दूध है ना, ये निकाल के मुझे 1 किलो दे दीजिए। दे देगा? अरे दे देगा क्या? उसने कहा पूरे दूध में भाव से पूछा, भाई दूध का भाव सारे का एक सा ही है क्या पूरे आपके टब में? बोले हाँ एक सा ही है। तो ये मलाई मलाई वाला उतार के दे दीजिए। नहीं साहब इसमें तो माल है। बोले माल है तो फिर? बोले नहीं साहब ये तो मैं दूंगा आपको 300 रुपए किलो, मलाई चाहिए 300 रुपए किलो दूंगा। अभी तो आप दूध 60 बोल रहे थे। हाँ दूध दूंगा। तो भाई इस टब के अंदर ही तो दूध की तो मलाई बनी है। बोले नहीं दूंगा, मलाई 300 रुपए किलो दूंगा। समझ में आ गई बात? ये पूरा एक वर्ग है, इस वर्ग में ये मालदार वर्ग है, क्रीम वाला। क्रीम 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 मतलब मलाई, मलाईदार परत। क्या मलाईदार परत के भाव इसके बराबर हैं? नहीं है ना। तो समाज में भी जो पिछड़ा वर्ग है उसमें वे लोग जिनकी आय
जिनकी आय और पद, दो बातें कही गई है कि आय और पद के आधार पर आपको क्रीमी लेयर का निर्धारण करना है, यानी समाज का वो वर्ग निर्धारित करना है ओबीसी के अंदर भी जिसकी आय और पद यदि इससे ज्यादा है, एक सीमा तय कर दी, जैसे कि इससे ज्यादा है तो उसे आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मालदार पड़ता है, मलाईदार है ना। तो क्रीमी लेयर जो है उसको आरक्षण के से क्या किया जाए, बाहर। और वर्तमान में ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर रखी गई है और उसमें आय की सीमा रखी गई है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए से ज्यादा आय वालों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता साथियों। आगे बात समझ में। और पद भी है उसमें, गजेटेड ऑफिसर है, उनको भी नहीं मिलता। क्लियर? अब सुनिए, अब तमिलनाडु में आरक्षण था, तमिलनाडु जो था वहां पे आरक्षण 69% किया गया। तो आरक्षण कैसे करें? आरक्षण ये 50 से ऊपर निकल गया तो इंदिरा साहनीवाद से तो उल्टा हो गया ना मामला। तो इन्होंने 76वां संविधान संशोधन किया 1995 में। कौन सा? 1995 में 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए तमिलनाडु में आरक्षण को 50% से पार कर दिया, 69% कर दिया। बोले साहब विशेष परिस्थिति है। क्या है? विशेष परिस्थिति है। और यह भी कह दिया कि चलो 69% आरक्षण है और इस कानून को डाल दिया 9वीं अनुसूची में कि अब इसको चैलेंज नहीं भी कर सकते, इसमें न्यायपालिका भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। कल को कोई इंदिरा साहनीवाद को लेकर न्यायालय में चला जाए तो इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आई बात समझ में? लेकिन आप सबको पता है कि अब यह कह दिया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद केशवानंद भारतीवाद का जो फैसला आया उसके बाद 9वीं अनुसूची के कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब 9वीं अनुसूची में यदि कोई कानून है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब एकदम वीटो पावर हो गया, लोहे पे लकीर हो गई। उसको भी न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी मराठाओं को आरक्षण दिया गया था और वहां आरक्षण 68% कर दिया और इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया। इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया। तो पूछा सरकार से, भाई ये क्या रे 68 कैसे कर दिया तुमने? इंदिरा साहनीवाद में बोला है ना साहब ने, मजिस्ट्रेट साहब ने, क्या 50 से ऊपर नहीं करना, तुम ये 68 कैसे कर रहे हो? तो ये बोले साहब हमने भी न्यायाधीशों का एक आयोग बनाया था। बोले फिर? बोले उस आयोग ने सिफारिश की कि भाई साहब यहाँ मराठों को इतने आरक्षण की आवश्यकता है और उसके आधार पे हमने क्या कर दिया, ये आरक्षण दे दिया। क्या कर दिया? ये आरक्षण दे दिया। आगे बात समझ में? क्या? अब ये मैं आपको बता चुका हूं कि 335 में ये बात थी कि आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन 82वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात कर दी गई कि आरक्षण देते समय यदि SC/ST के आरक्षण में हम मिनिमम मार्क्स में छूट दे सकते हैं 82वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण देते समय एक बात का ध्यान रखा था कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए। ये आरक्षण का आधार देखो, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ही 1993 में एक पटना के न्यायाधीश थे, पटना के न्यायाधीश थे जिनका नाम था रामानंदन प्रसाद। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रामानंदन प्रसाद की अध्यक्षता में रामानंदन आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? रामानंदन आयोग का गठन किया गया। और इसमें क्रीमी लेयर के आरक्षण को के ऊपर इन्होंने जो बात कही कि क्रीमी लेयर का निर्धारण किस आधार पर होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि 2 ही शर्तें होनी चाहिए, एक तो पद और एक आय। आय कितनी रखी है अब? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आय है तभी उसको 8 लाख से ज्यादा आय है तो उसको क्रीमी लेयर में रख के और आरक्षण के दायरे से बाहर कर
एक बात और ध्यान रखिए, जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्तावाद, जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्तावाद 2018। ये वाद क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि क्रीमी लेयर का गठन एससी एसटी के लिए भी किया जाए, क्रीमी लेयर का गठन एससी एसटी के लिए भी किया जाए। हम आदेश देते हैं किसको? किसको? सरकार को। किसको? कि आप कानून पारित कीजिए और ये तय कीजिए कि एससी एसटी के अंदर भी जो क्रीमी लेयर परत है उसके लिए क्या करो? आरक्षण नहीं, उसको आरक्षण से वंचित किया जाए, कि एससी एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर का गठन किया जाए, एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का गठन हो। समझ में आ गया? एससी एसटी में भी क्या होना चाहिए? क्रीमी लेयर का गठन होना चाहिए। अब आपको मैंने बताया था कि ओबीसी आरक्षण के बाद, ये साफ कर दें, आगे बताएं, इसको आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके। आपको पता है कि 77वां संविधान संशोधन, 85वां ये था पदोन्नति में आरक्षण, 77 में क्या था? पदोन्नति में आरक्षण। 85वें में क्या था? कि पदोन्नति में आरक्षण देने के बाद में सीनियरिटी भी मिलेगी। उसके बाद में था 81वां संविधान संशोधन, क्या? बैकलॉग की भर्ती करते समय आरक्षण 50% से पार कर सकते हैं। 82वां संविधान संशोधन, क्या? कि आरक्षण देते समय एससी एसटी के लिए हम न्यूनतम अहर्ता अंकों में छूट दे सकते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दे सकते हैं, भले ही आर्टिकल 335 में प्रशासनिक दक्षता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की बात कही गई हो। 335 में कहा कि आरक्षण दो, लेकिन प्रशासनिक दक्षता का भी ध्यान रखो, भाई उसमें क्वालिटी है या नहीं है। लेकिन इन 82वें संविधान संशोधन से ये क्लियर कर दिया कि आरक्षण देते समय एससी एसटी के लिए हम मिनिमम मार्क्स जो सबके लिए रख रखे हैं उसमें हम कुछ अलग से छूट दे सकते हैं। क्लियर? तो इन चारों के चारों संविधान संशोधन को चैलेंज हुआ, इन चारों के चारों संविधान संशोधन को क्या हुआ? चैलेंज हुआ। एम नागराज बनाम भारत संघवाद, एम नागराज बनाम भारत संघवाद, इसमें चैलेंज हुआ। इस चैलेंज में क्या बात कही? इसमें यह कहा कि उच्चतम न्यायालय में आरक्षण देते समय निम्न बातों को ध्यान रखने का निर्णय दिया था। एम नागराज बनाम भारत संघवाद 2006। क्या बात कही? कि सबसे पहले तो पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देंगे, और पिछड़ापन कौन सा? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। दूसरी बात कही, आरक्षण का आधार होना चाहिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। यदि किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, सरकारी नौकरियों में, राजनीति में किसी वर्ग का नहीं है, तो आप आरक्षण दे सकते हैं। और तीसरा, प्रशासनिक दक्षता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को जरूर ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में? और 170वें संविधान संशोधन, 170वें संविधान संशोधन के द्वारा, 170वें संविधान संशोधन नहीं है, विधेयक के द्वारा, 117वां संविधान संशोधन विधेयक है ये, उसमें कहा गया कि 16(4) से हम अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द को क्या करेंगे? गायब करेंगे। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द को गायब किया जाए, ये बात कही गई थी। समझ में आया? अब हम 4 चीजें पढ़ेंगे। देखो, चलिए यहां जगह है, यहीं बता देता हूं। एक तो अनुच्छेद 341, देखो 341 में यह बात कही गई कि राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा, कौन? राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा
किसी भी जाति को एससी यानी अनुसूचित जाति में शामिल कर सकता है, एससी में शामिल कर सकता है। समझ में आया? राष्ट्रपति अधिसूचना, अधिसूचना होती है जो पूरे देश के लिए, सबके लिए लागू होगी कि ये फलां जाति है, इसको मैं एससी में शामिल कर रहा हूं, राष्ट्रपति ऐसे शामिल कर सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 342। इसमें कहा कि राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा किसी भी जाति को एसटी में शामिल कर सकता है। राष्ट्रपति का नहीं साहब फलां जाति है, इसको मैं एसटी में, अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहता हूं, तो राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 341, 342। 341 में क्या बात कही? राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा किसी भी जाति को एससी में शामिल कर सकता है। 342 में कहा कि किसी भी जाति को एसटी में शामिल कर सकता है। ठीक है। अब आया अनुच्छेद 342 ए। ये जो आया, ये 102वें संविधान संशोधन के द्वारा आया कि राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा किसी भी जाति को ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकता है, ओबीसी में शामिल कर सकता है। और ये किसके द्वारा आया? 102वें संविधान संशोधन। ये किससे आया? 102वें संविधान संशोधन के द्वारा आया। 341, 342, 342 ए रट लीजिए अच्छे से। 341 में क्या कहा? राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके किसी भी जाति को एससी में शामिल कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति 342 में कहा कि राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सर्कुलर जारी करके किसी भी जाति को, राष्ट्रपति के मन में आया कि साहब ये जाति है, ये अभी बहुत पिछड़ी हुई है और इसको फायदा नहीं मिला, इनकी संख्या भी पूरी नहीं है, तो बेचारे कभी आंदोलन भी नहीं करते, मेरे मन में आया मैं इनको एसटी में शामिल करके उसका लाभ देना चाहता हूं, तो राष्ट्रपति को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कहने को तो, हालांकि बाकी तो सब कुछ जो करेगा वो आपको पता मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही करेगा। राष्ट्रपति को बनाया किसने? सरकार ने। तो राष्ट्रपति भाई वोटिंग से बना है, लेकिन जैसे भी है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही करेगा। लेकिन करेगा क्या? किसी भी जाति को एसटी में शामिल कर सकता है। फिर 342 ए, जब ओबीसी का गठन हो गया तो 342 ए में यह कहा 102वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल कर सकता है। क्लियर? अब समझिए, अब हमारे पास में है 338 ए, 338 बी। देखो, राष्ट्रपति को कहा था कि राष्ट्रपति भाई साहब आप है ना भारत के संविधान लागू होने के 5 साल के अंदर अंदर पिछड़ी जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के अध्ययन के लिए, स्थिति देखने के लिए आप एक आयोग का गठन करें। राष्ट्रपति साहब ने काका कलेरकर आयोग बना दिया, उसके बाद मंडल आयोग आ गया, ऐसे करके काम चलता रहा। लेकिन इनके लिए हर समय समीक्षा करने की जरूरत है, तो इसके लिए 338 में क्या है? अनुसूचित जाति आयोग। क्या है? अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 में है अनुसूचित जाति आयोग। क्लियर? 338 ए में क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग। क्लियर? और 338 बी में देखो, वैसे आपको बता दूं, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन तो हो गया था 1993 में।
गठन कब हो गया था? 1993 में। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन द्वारा। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 338 में है अनुसूचित जाति आयोग, 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर है ये बातें? ये बातें इतनी जो मैंने बताई है इनको आप बढ़िया से नोट करके रखिए, क्योंकि इन पे तमाम क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा फिरा के। और है, आई बात समझ में? छोटे मोटे वकील बन जाओगे पढ़ पढ़ के, है ना? सारी चीजें डिटेल में आ गई। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 338 भी मिसप्रिंट है भाई, भी नहीं है, 338 बी और 342A जोड़ा। 338 बी में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आया और 342A में कहा कि राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा किसी भी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकता है। राष्ट्रपति के मन में आ गया कि भाई हम इस जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में लेंगे, ले सकता है, अधिसूचना जारी करनी है ना? कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्लियर? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आपको पता ही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया था 1993 में, लेकिन संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब अन्य पिछड़ा वर्ग में आयोग जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कौन से अनुच्छेद में है बताओ? 338 बी में, 338 बी में, है ना? उसमें कौन कौन होता है? उसमें देखो कौन कौन होता है। उसमें होता है एक अध्यक्ष। कौन होता है? एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और ये हर समय अध्ययन करेगा कि हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग कहीं और ज्यादा पिछड़ गया या थोड़े आगे आ गया। आगे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा पिछड़ गया तो आरक्षण थोड़ा सा और बढ़िया मांग लो, है ना? तो कुल मिला के इस टाइप की कंडीशन बनी है। 338 में कहा गया है एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग, 338A एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग और 338 बी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? यदि किसी, मैंने बोला ना 342A में राष्ट्रपति किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल कर सकता है। 342A में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल कर सकता है। चलो सेंटर में तो बात ठीक है, स्टेट में भी यही करेगा क्या? मान लो राजस्थान की कोई जाति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ओबीसी में नहीं है, राजस्थान की सरकार चाहती है कि भाई राजस्थान में वो थोड़े पिछड़े हुए हैं, उनको ओबीसी में शामिल करें, तो क्या राष्ट्रपति करेगा? बिल्कुल राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन करेगा किसके परामर्श से? राज्यपाल। क्योंकि एक राष्ट्रपति पूरे इंडिया में थोड़ी घूमेगा जगह जगह, उसको कौन बताएगा? राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति का या केंद्र सरकार का स्टेट में एजेंट है, वो बताएगा, बोले साहब इस जगह पे एक ऐसी जाति है जिनका विचारों का वोट भी ज्यादा नहीं है, उनका नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व नहीं है, उन लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब है, उन्हें आप आरक्षण दीजिए महामहिम। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के ऊपर कहेगा हम विचार करते हैं। क्या करते हैं? हम विचार करते हैं। विचार करके सर्कुलर जारी कर देंगे कि हमारे मन में आ गया साहब, राजस्थान में फलां जाति को कल से ओबीसी में शामिल किया जाएगा, अपना प्रमाण पत्र बनाइए और लाभ लीजिए। आई बात समझ में? तो ये सब बातें हैं, अपने को ध्यान रखनी है। अब आपको पता है अगस्त 2019 में 103वां संविधान संशोधन आया। क्या आया? 103वां संविधान संशोधन। और हमारे संविधान में आर्थिक पिछड़ापन शब्द जोड़ दिया गया कि आरक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ापन भी होगा। और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 103वां संविधान संशोधन
103वां संविधान संशोधन पारित किया गया और उसके द्वारा 16(6) नाम का एक नया अनुच्छेद जोड़ा और उसमें कहा गया कि लोक नियोजन के अंदर आर्थिक पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। आगे बात समझ में? ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, थोड़ा सोचिए। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण 15(4), 15(5), 15(6), 15(4), 15(5), 15(6). अच्छा, सरकारी नौकरी में आरक्षण 16(4). 16(4) किसका आरक्षण है? SC/ST का आरक्षण। 16(4)A, 16(4)B OBC आरक्षण, ST आरक्षण। ठीक। 16(5) में क्या है? 16(6) में क्या है? 16(6) में EWS आरक्षण, आर्थिक पिछड़ापन। 16(5) में क्या है? ये तो गायब भी कर दिया ना आपने, है ना, पढ़ाया ही नहीं। 16(5) को सुनिए, इसमें यह बात कही गई है कि भाई साहब कुछ स्थानों पर 16(5) में यह बात कही है कि कुछ स्थानों पर आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कई ऐसी नौकरियां, कई ऐसी जगह हैं जहां पे आप कह दें आरक्षण होना चाहिए, लेकिन वहां पर आरक्षण नहीं होगा। कुछ स्थानों पर आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होंगे। आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये थोड़ा 15(5) और 16(5) का फर्क है। यहां 15(5) था शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए OBC आरक्षण। ये किसके लिए था? OBC आरक्षण। ये किसके लिए था? SC/ST। 16(5) किसके लिए था? EWS। लेकिन यहां 16(5) जो है वो क्या है? कुछ स्थानों पर आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होंगे। बाकी 15(6) में EWS आरक्षण, 16(6) में सरकारी नौकरी में EWS आरक्षण। ठीक है, तो ये कुछ बातें सेम भी हैं। अब आपको एक बात और बता दूं, ये कुछ बातें और ध्यान कीजिए। यह आरक्षण आ गया शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का, यह आरक्षण आ गया सरकारी नौकरी में। लेकिन लोकसभा जो है वहां पे भी तो आरक्षण का प्रावधान है ना, लोकसभा और राज्यसभा में। सो संसद में आरक्षण का प्रावधान राजनीतिक आरक्षण है अनुच्छेद 330 में। लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण के प्रावधान है आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 330, 332 ये किसके लिए है? संसद में आरक्षण। ये किसमें है? विधानमंडल में आरक्षण। किसमें है? जिसमें देखो असल में तो ये लागू होते हैं, आप ये कहेंगे लोकसभा, और ये कहां होगा? विधानसभा में आरक्षण के प्रावधान किसमें है? 330, 332। तो बीच में ये 331 और 33 कहां रह गए? अभी बताता हूं। 331 और 333 ये क्या है? ये क्या है? ये है लोकसभा में एंग्लो इंडियन की 2 सीट को आरक्षण है कि लोकसभा में यदि एंग्लो इंडियन की 2 सीटें नहीं है, यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 सीटें क्या है उनकी? रिजर्व। और ये 333 में यही बात विधानसभा में कही है। अब ये प्रावधान है क्या? अब ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि आरक्षण तो हर बार बढ़ रहा है 10-10 साल के लिए। तो एंग्लो इंडियन का अब पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो सरकार ने यहां पर तो आरक्षण 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 70 से 80 साल कर दिया, लेकिन यहां पर आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया। तो 331 और 333 वाला एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त हो चुका है। समझ में आया?
ये आरक्षण समाप्त हो चुका है। और लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 70 से 80 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 70 से 80 वर्ष। तो ये हो गया शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ये सरकारी नौकरी में आरक्षण, ये राजनीतिक आरक्षण किसमें है? 330 और 332। क्लियर? अब है पंचायत समिति में, यानी आपको पता है पंचायत समिति ना कहें, इसको कहें पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, तीनों चीजें आ जाती है इसमें। आई बात समझ में ना? तो इसमें पूरा ग्रामीण निकाय आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे? ग्रामीण निकाय। उसमें पूरे में जो आरक्षण है वो 243 ओ में कहा गया है, 243 ओ में। और ये है शहरी निकाय, नगर पालिका ना कह के क्या कहेंगे? शहरी निकाय, क्योंकि इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद तीनों आ जाते हैं। वो है 243 टी में आरक्षण, 243 टी। क्लियर? इतनी बातें आरक्षण से संबंधित थी। हमारा ये आर्टिकल 15वां और 16वां जो आपने अभी डिटेल से पढ़ा है, अगला पढ़ेंगे 17वां। अब देखो आर्टिकल 16 हो गया, अब अपने देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17, 17 स्पर्श्यता, स्पर्श्यता नहीं, अस्पृश्यता का अंत, है ना? अस्पृश्यता का अंत। भाई जाति के आधार पे छुआछूत, इसका अंत करने के लिए, ये अस्पृश्यता का अंत करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया। आर्टिकल 15 में आपने देखा कि भाई शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर समानता की बातें थी, लेकिन बाद में अपवाद शुरू हो गए बहुत सारे, बहुत डिटेल से हमने पढ़े। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में हमने पढ़ा था, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लेकिन वहां भी बहुत सारे अपवाद पड़े। ये हमारा एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसका कोई अपवाद नहीं है। भाई ये नहीं है कि साहब अस्पृश्यता नहीं, भाई अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, तो उसका कोई अपवाद नहीं है कि नहीं साहब फलां जगह पे आप छुआछूत कर सकते हो। कहीं नहीं कर सकते, इंडिया में कहीं भी नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इसका कोई अपवाद नहीं है। एक तो आप ये बात ध्यान रखें, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसलिए पूर्ण अधिकार है। अब यदि कोई छुआछूत करे तो उसके लिए 1955 में आर्टिकल 17 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया था। और इसमें कानूनी प्रावधान डाले गए थे कि भाई आप अस्पृश्यता यदि कोई करेगा तो उसको ये सजा होगी, ये होगा, है ना? तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। लेकिन सिर्फ अस्पृश्यता ही नहीं, बल्कि अपने कहीं समाज के पिछड़े और दलित वर्ग को और भी अधिकार देने थे। उनके साथ में अस्पृश्यता ही नहीं, सिर्फ कई बार आप वाणी से, बोली से भी यदि किसी को मानसिक आघात पहुंचाते हैं तो वो भी तो एक अपराध है। तो इसमें कुछ और चीजें जोड़ी गई और 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अनुच्छेद 17 को ध्यान में रखते हुए, तो आप ध्यान रखना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 1955 में। 1976 में इसका नाम कर दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब यहां भी थोड़ा और देखा गया, एक एक्ट पारित किया गया जिसको एट्रोसिटी एक्ट के नाम से चर्चित है, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था ये। 1989 के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बना दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बना दिया गया। और ये लागू कब हुआ? सितंबर 1990 में। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे जिनको लेकर न्यायालय ने आपत्ति दर्ज की और एक मामला आया एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद 2018। इसमें इस एक्ट को के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। तो एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद का संबंध किससे है? एट्रोसिटी एक्ट से है। किससे है? एट्रोसिटी एक्ट या अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम से है। तो ये हमारा अधिनियम था अस्पृश्यता का अंत।
अब देखिए आर्टिकल 18 जिसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कि देश में अब कोई भी आदमी उपाधि लेके बैठ जाता है कि फलान सिंह उर्फ गब्बर, है ना, फलान सिंह, फलान राम उर्फ महाराज, है ना, अपने नाम के आगे लगा के दिया टाइगर, अपने नाम के आगे लगा दिया भारत शिरोमणि, ठीक है ना। और लोग कहने लगे भाई साहब भारत शिरोमणि की उपाधि फलां व्यक्ति को दी गई है। तो इसमें यह कहा गया, कोई कहे नहीं साहब मेरी तो उपाधि है, अंग्रेजों के समय से मुझे अंग्रेजों ने दी थी। अरे भाई तुझे किसी ने दी हो? पूरे भारत के अंदर कोई उपाधि नहीं होगी, केवल और केवल जैसे कोई शैक्षणिक उपाधि या डॉक्टरेट की, तो तुम ठीक है, तूने यार पढ़ाई की, आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। इसके अलावा सेना की उपाधि और शिक्षा की उपाधि, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये जो उपाधियां हैं ये तो दी जाएगी। और एक शिक्षा की उपाधि जैसे शिक्षाविद, है ना, इसके अलावा स्नातक की उपाधि, अधिस्नातक की उपाधि दी जाती है कि नहीं, डॉक्टरेट की उपाधि, ये शैक्षणिक उपाधियां हैं। केवल शैक्षणिक उपाधि और सेना की उपाधि के अलावा इस देश में कोई किसी को उपाधि नहीं देगा। आई बात समझ में? तो आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। भारतीय नागरिक, कोई कहे चलो हमारे देश में नहीं है, मुझे तो साहब पाकिस्तान वालों ने उपाधि दे दी है, या मुझे तो ब्रिटेन वालों ने दे दी, मुझे अमेरिका ने दे दी, नहीं, आप भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। विदेशी नागरिक भारत सरकार की सेवा में है तो राष्ट्रपति की अनुमति से अन्य देश से उपाधि ग्रहण कर सकता है। अब कोई विदेश का नागरिक है और भारत के अंदर नौकरी कर रहा है, वो कहे मेरे देश वालों ने दी है, तो राष्ट्रपति की परमिशन लेके आप अपने देश से उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, अब भारत का कोई नागरिक है, कहीं विदेश मंत्रालय में लगा हुआ है, विदेश सेवा में है, और वहां की सरकार ने उसके कार्य से प्रसन्न होकर कोई उपाधि देना चाहते हैं, तो आप यदि वो उपाधि लेंगे उस देश की, तो हमारे राष्ट्रपति साहब से पहले अनुमति लीजिए। ऐसे नहीं आप उपाधि लेके यहाँ पे फेसबुक पे फोटो लगाने लग गए। आई बात समझ में ना? आप सीधी उपाधि नहीं ले सकते, आपको राष्ट्रपति महामहिम से पूछना पड़ेगा। अब बालाजी राघवन, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक देखो रहा है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये उपाधियां नहीं है, बल्कि ये पुरस्कार है, सम्मान है। इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता। जैसे कोई किसी को उपाधि मिली भारत रत्न, तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे नहीं कर सकते। भारत रत्न एक सम्मान है, ठीक है। अनुच्छेद 18 का उल्लंघन यदि कोई करता है, यदि कोई आगे पीछे नाम के आगे भारत रत्न लगा देता है, तो भी वो आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं मानेंगे हम उसको। हालांकि कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी यदि कोई करता है तो ये तो देखो एक सम्मान है, उस सम्मान का नाम लिया है, इसे उपाधि का नाम समझ के आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं मानेंगे। तो ये हमारा आ गया आर्टिकल 18।